जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत चीन युद्ध पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 1 में आपने देखा 9 अक्टूबर 1962 को नामकाचू नदी के पास भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें 4 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल, 4 डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद, 7 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जॉन दलवी सहित कई दूसरे बड़े अफसरों और जेसीयूज ने भाग लिया था। उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ और उसके बाद क्या घटना घटी, ये जानेंगे एक मैप की मदद से जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज के लिए जानकारी किन प्रमुख सोर्सेज से ली गई, मैं उनके नाम गिनाता चलूं। 1, ब्रिगेडियर जॉन दलवी की लिखी किताब हिमालयन ब्लंडर। दूसरी, मेजर जनरल डी के प्लिथ की लिखी किताब वार इन हाई हिमालय। नंबर 3, लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल की किताब द अनटोल्ड स्टोरी। नंबर 4, मेजर एसआर जोहरी की किताब चाइनीज इन्वेजन ऑफ नेफा। नंबर 5, शिव कुणाल वर्मा की किताब 1962 वार दैट वाजंट। और 6, कुलप्रीत यादव की किताब बैटल ऑफ रेजांगला। दोस्तों, 9 अक्टूबर की मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल कौल ने फैसला सुना दिया था कि उसी शाम 9 पंजाब के जवान पेट्रोलिंग के लिए नदी के उस पार जाएंगे और शेनजोंग पर बैठ जाएंगे। दिन की पहली किरण के साथ 2 राजपूत के जवान जाएंगे और उनके पीछे 19 गोरखा जवान और फिर 9 पंजाब के बचे जवान। थागला रिज को चीनियों से पूरी तरह खाली करवाना था। ब्रिगेडियर दलवी अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में लिखते हैं, 9 अक्टूबर की मीटिंग में जनरल कौल ने माना था कि विपरीत हालात होने के कारण चीनियों को वहां से फिजिकली हटाना संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि कैबिनेट का निर्णय है कि ऑपरेशन 10 अक्टूबर से आगे नहीं टाला जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चीनियों को बाहर निकालना आवश्यक है, चाहे इसके लिए 20,000 जानें ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। निश्चित समय पर 9 पंजाब के 50 जवान मेजर महेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुल नंबर 5 से नामकाचू नदी को पार करते हैं और फिर इसके उत्तरी किनारे के साथ साथ आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ और सेंगजोंग पर जाकर बैठ जाते हैं। सेंगजोंग कुछ और नहीं, ये गडरियों की बस्ती थी, झोपड़ियां थी। एक बार इस नक्शे को समझ लेते हैं। ये नक्शा ऊपर आप देखेंगे, यहां नामकाचू 20 अक्टूबर 1962 लिखा है। असल में 20 अक्टूबर को यहां बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। उस दिन की पोजीशनिंग इस नक्शे से दिखाई गई है। हम इसी नक्शे की मदद से उससे 10 दिन पहले की कहानी को समझेंगे। भाग 1 में हमने बताया था कि नामकाचू नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ऐसे, और फिर आगे जाके यहां पे नामजंगचू नदी में मिल जाती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। 10 अक्टूबर को यहां 7 ब्रिगेड और उसकी 3 बटालियन थी। ये 7 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, ये 9 पंजाब बटालियन है, ये 19 गोरखा बटालियन है और ये 2 राजपूत बटालियन है। तो ये 3 बटालियन, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो गया। 5 पुल थे, ये ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2 और ये ब्रिज नंबर 3, ये ब्रिज नंबर 4 और 2 टेम्परेरी ब्रिज 10 तारीख को यहां बने हैं। एक लॉग ब्रिज, ये कुछ नहीं, लकड़ी एक पेड़ का तना था, नदी यहां पे चौड़ी कम थी, इसके ऊपर डाल दिया गया था, और ये टेम्परेरी ब्रिज। तो 9 पंजाब के जवान, यहां ब्रिज नंबर 5 था, इस ब्रिज नंबर 5 से होते हुए आगे बढ़ते हैं और यहां कहीं वो सेंजोंग जगह है जहां जाके वो बैठ जाते हैं। हवलदार मलकीत सिंह जो इसी टोली का हिस्सा हैं, वो अपनी एलएमजी को लेके जाते हैं और ये कारपोला इसके बेस पे कहीं, यहां कहीं इसके बेस पे अपनी एलएमजी को सेट कर देते हैं। दिन निकलने से कुछ पहले युमसोला की ओर से बहुत सारी मशालें जलती नजर आती हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये युमसोला है, तो यहां से मशालें जैसे जलती आगे आ रही हैं, ऐसी नजर आती हैं इन लोगों को, और ये करीब आती जा रही हैं, इधर ब्रिज 4 से भी नजर आने लगती है। मेजर महेंद्र सिंह चौधरी
संदेशा भेजते हैं वायरलेस पे अपने बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा को, जो नदी के इस पार हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे चीनी, एक पूरी बटालियन उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। और 2 राजपूत के जो जवान थे, उनकी चार्ली कंपनी की एक प्लाटून सूबेदार दशरथ सिंह के नेतृत्व में ये जो टेम्परेरी ब्रिज उन्होंने बनाया था, वो इसको पार करते हैं और वो भी आगे मैदान में जम जाते हैं। बाकी राजपूत अभी नदी पार करने की तैयारी में थे। जनरल कॉल, मेजर जनरल प्रसाद और ब्रिगेडियर जॉन दलवी ये पुल नंबर 4 के पास तैनात थे। ये पुल नंबर 4 यहां पे, इसके पास यहां पे वो भी तैनात थे। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल कॉल, मेजर जनरल प्रसाद और ब्रिगेडियर जॉन दलवी। इसके बाद क्या होता है? सुबह 5 बजे 10 अक्टूबर को लगभग 800 चीनी सैनिक मेजर महेंद्र सिंह चौधरी के जवानों पर हैवी और मीडियम मोर्टार के गोलों की बरसात कर देते हैं। जनरल कॉल जो भी शेव करने ही लगे थे, उन्हें नदी की दूसरी तरफ जब दनादन बम गिरते दिखते हैं, वे हैरान हो जाते हैं। ब्रिगेडियर जॉन दलवी अपनी पुस्तक हिमालयन ब्लंडर में लिखते हैं कि जनरल कॉल ने कहा, ओ माय गॉड, यू आर राइट, दे मीन बिजनेस। ब्रिगेडियर दलवी आगे लिखते हैं, वे मेरी तरफ मुड़े। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल कॉल। वे मेरी तरफ मुड़े और बोले, यह तुम्हारी लड़ाई है, ब्रिगेड की लड़ाई। दलवी लिखते हैं कि अब तक हमसे कैबिनेट के निर्णय के पालन की बात की जा रही थी और जैसे ही मुसीबत में फंसे, इसे ब्रिगेड की लड़ाई बता दिया गया। जनरल कॉल ने ऑपरेशन को सस्पेंड करने का आदेश दिया और यह कहते हुए वहां से चले गए कि स्थिति बदल गई है, मैं दिल्ली जा रहा हूं प्रधानमंत्री से चर्चा करने। दोस्तों, जनरल कॉल और मेजर जनरल प्रसाद चले गए थे और लड़ाई बंद नहीं हुई थी। मोर्टार के गोले बंद हुए तो चीनी सैनिक AK-47 राइफलों से गोलियां चलाते हुए 9 पंजाब के जवानों की ओर बढ़े और उनकी राह इतनी भी आसान नहीं थी। हवलदार मलकीत सिंह की LMG के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यहां पे महेंद्र सिंह चौधरी की टोली है तो इधर मलकीत सिंह LMG सेट किए बैठे हैं। और जब थागला रिज से जब चीनी इधर बढ़े तो चीनियों ने जब गोलियां चलाई अपनी AK-47 से, इधर मलकीत सिंह की LMG गरजने लगी चीनियों पर। LMG को शांत करने के लिए चीनियों ने एक पूरी प्लाटून यहां भेजी। लड़ते लड़ते जब मलकीत सिंह की गोलियां खत्म होने लगी तो वे भी दौड़कर बाकी साथियों की तरफ आ गए। अब जब मलकीत यहां से आ गए तो यह जगह खाली हो गई। अब चीनियों ने यहां पर अपनी MMG फिट कर दी और महेंद्र सिंह चौधरी के जवानों पर अब सामने से भी फायर हो रही थी और ऊपर से भी फायर हो रही थी। बुरी तरह घिरे हुए मेजर महेंद्र सिंह चौधरी ने फिर से वायरलेस के जरिए नदी के इस पार संदेश भेजा कि हमें वहां से निकालने के लिए अपनी मोर्टार और मीडियम मशीन गन जो ब्रिज नंबर 4 के पास सेट हो रखी थी, कि इनसे कवरिंग फायर हमें मिले, चीनियों पर यहां से फायर हो जिससे हमें वहां से निकलना आसान हो जाए। लेकिन ब्रिगेडियर दलवी जो कमांड कर रहे थे ब्रिगेड को, उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया। अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में वे लिखते हैं कि मैं पुल नंबर 4 पर अपनी मोर्टार और मशीन गनों के बिल्कुल निकट खड़ा था। इन हथियारों को चलाने वाले जवानों ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उन्हें मोर्टार और मशीन गन चलाने का आदेश दे दूं, ताकि नदी के दूसरी तरफ सेंजोंग में फंसे हुए अपने भाइयों की जान बचाने में हम उनकी मदद कर सकें। पर मैंने वो आदेश नहीं दिया और इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। वे आगे लिखते हैं, मेरा इरादा था कि बिना और जान गंवाए 9 पंजाब की उस पेट्रोलिंग पार्टी को तो वापस ला ही लूं, ब्रिगेड की मेन बॉडी जो नदी के इस पार खुले में थी, उसको जनसंहार से बचा सकूं।
पूरी ब्रिगेड यहां थी, खुले में, इनको बचा सकूं। क्योंकि अगर यहां मोर्टार और मशीन गन से फायर होती है तो फिर 12 मील लंबे मोर्चे पर ऑल आउट बैटल शुरू हो जाएगी। और मेरे दोनों हथियार, मोर्टार और मशीन गन, इनकी रेंज 2700 गज थी और सेंजोंग इससे ज्यादा दूर था, इसलिए प्रभावी फायरिंग नहीं हो सकती थी। उन मुश्किल हालात में अपनी पेट्रोलिंग पार्टी की मदद न करने की विवशता पर बात करते हुए ब्रिगेडियर दलवी आगे लिखते हैं कि हमारे पास 2 मोर्टार थे जिनमें सिर्फ 60-60 राउंड थे, 2 मशीन गन थी और 12,000 राउंड थे जो नॉर्मल यूज में आधे घंटे में खर्च हो गए होते। जवानों की राइफलों के लिए सिर्फ 50-50 गोलियां थी। यदि लड़ाई यहां तक आती तो कुछ देर में ही हम शस्त्र विहीन हो गए होते। ब्रिगेड की एक छोटी टुकड़ी बचाने की बजाय मैंने मेन बॉडी को बचाने का निर्णय किया। एक और कारण जो ब्रिगेडियर दलवी बताते हैं, वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल दिल्ली जाने के लिए निकले थे और उनका सुरक्षित दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी था ताकि वहां जाकर भारत सरकार को यहां की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। और जिस रास्ते से पैदल जा रहे थे, नदी के साथ साथ पैदल चलते हुए आगे जा रहे थे, वो रास्ता यहां चीनियों की पहुंच में था। अगर इस पार लड़ाई होती तो जनरल कॉल का सुरक्षित निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता। चीनी आक्रमण लगातार जारी था और भारतीय जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी। हवलदार उजागर सिंह आखिरी गोली तक लड़े और फिर खाली हाथ दुश्मन पर चढ़ गए। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सिपाही काशीराम भी आखिरी ग्रेनेड फेंक चुके तो आगे बढ़कर चीनी अधिकारी से भिड़ गए, उसे मार गिराया। लेकिन बिना गोलियों के कितनी देर लड़ते। हवलदार मलकीत सिंह और नायक चैन सिंह जो एलएमजी ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने बाकी साथियों से कहा कि हम कवरिंग फायर देते हैं, हम लड़ते हैं, एलएमजी फायर करते हैं, आप लोग यहां से वापस भाग जाओ। मलकीत सिंह ने चैन सिंह को भी भगा दिया कि मैं अकेला कवरिंग फायर दूंगा, तुम भी निकल जाओ। लेकिन मलकीत सिंह ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। मशीन गन का, चीनी मशीन गन का एक पूरा बस्ट उनकी जांग पर लगा। चैन सिंह को पता था कि अब वो ज्यादा देर नहीं जी सकेंगे। उन्होंने चिल्लाकर मलकीत से कहा कि मैं नहीं जा सकता, तुम भागो, मैं कवरिंग फायर देता हूं। मलकीत सिंह सुरक्षित निकल गए। जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो चैन सिंह वीर अभिमन्यु की तरह दुश्मन से चारों तरफ से घिरा हुआ था, गंभीर रूप से घायल था, पर वो अकेला भारतीय जवान लड़ रहा था। अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ दोपहर 3 बजे मेजर महेंद्र सिंह चौधरी नामकाचू नदी को पार करके वापस आ गए। उनके पीछे पीछे 2 राजपूत के सूबेदार दशरथ सिंह भी अपनी प्लाटून के साथ वापस आ गए। लेकिन उस दिन 9 पंजाब के 9 जवान शहीद हुए थे, 11 गंभीर घायल थे और 2 चीनियों की कैद में। ब्रिगेडियर दलवी लिखते हैं, हालांकि संख्या में चीनी सैनिक हमसे 20 गुना ज्यादा थे, फिर भी उन विपरीत हालात में 9 पंजाब के वीर सैनिकों ने 100 चीनियों को मार डाला था। लेकिन उन हालात में बिना समुचित तैयारी के चीनी सेना पर आक्रमण करना बेहद आत्मघाती निर्णय। ब्रिगेडियर दलवी आगे लिखते हैं, खुशकिस्मती थी कि 2 राजपूत के नदी पार करने से पहले ही चीनियों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्हें केवल 100 गोलियां देकर यामसोला पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था, जो 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर था। यदि वे चीनियों से बच भी जाते तो भी उतनी ऊंचाई पर बिना सर्दियों के कपड़ों के वे ठंड से ही मर गए होते। 2 राजपूत को आदेश दिया गया था कि पूरी बटालियन जाएगी
और युमसोला पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि यहां चीनी नहीं पहुंचे थे। चीनी थागला रिज पर थे कि पीछे से जाके इन पर फिर हमला कर सके। लेकिन चीनियों ने अभी एक प्लाटून ही, चार्ली कंपनी की एक प्लाटून ही दशरथ सिंह के नेतृत्व में पार की थी। उससे पहले चीनियों ने आक्रमण कर दिया और बाकी बटालियन नहीं जा सकी। अगर वो लोग गए होते इस रास्ते से तो अव्वल तो चीनियों की गोली का शिकार हो जाते सभी, और अगर बच भी गए होते तो ये 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पे गर्मियों के कपड़े पहन के ठंड से ही मर गए होते। और जाते जाते जनरल कॉल टू राजपूत के लेफ्टिनेंट कर्नल महासिंह रिक को आदेश देकर गए कि टू राजपूत की 3 कंपनियां 3 पुलों 3, 4 और टेम्परेरी पुल की रक्षा करें। रिक ने कहा कि चीनी हमले की सूरत में यहां पे ये टेम्परेरी, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, इन पुलों की रक्षा करना संभव नहीं होगा। तो जनरल कॉल ने कहा किसी भी कीमत पर 1 इंच धरती नहीं दी जा सकती। लेकिन वे स्वयं मैदान छोड़ गए थे। 10 अक्टूबर 1962 का दिन बीत गया। उस दिन जो हुआ वो आपने देखा। उसके बाद 20 अक्टूबर को ये पूरी घाटी हल्दी घाटी बन गई थी। दोस्तों, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो डिटेल आज नहीं, अगली बार भाग 3 में। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।